लेंगे हम रोटेशनल मोशन। इन रोटेशनल मोशन बेसिकली हम पढ़ते हैं डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। क्या हम पढ़ते हैं? डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। बट एक इसके अंदर हमारे जो नए सिलेबस है इसके अंदर एक थोड़ा सा चेंजेस है। वो क्या है? इसके अंदर हमें सर्कुलर मोशन का कुछ पार्ट है। तो हमने 11th स्टैंडर्ड में भी सर्कुलर मोशन पढ़ा था और वहां पे हमने क्या पढ़ा था? काइनामेटिक्स, मतलब एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, ये सब हम उससे डील कर रहे थे। नाउ हम लोग पढ़ेंगे डायनामिक्स। डायनामिक्स में मतलब जहां फोर्सेस वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर मोशन में फोर्सेस इन्वॉल्व हो गए तो मोशन बदल जाता है टोटली। ठीक है, तो एक छोटा सा रिकॉल, एक रिकैप लेंगे हम लोग कि हम लोग 11th के सर्कुलर मोशन में क्या पढ़े थे। डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमने पढ़ा था, सपोज दैट अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सपोज दैट एक बॉडी जो है वो सर्कल में गोल घूम रहा है। ठीक है, तो एक सर्टन टाइम इंटरवल मान लेते हैं, हमने ये इसका सेंटर ओ हो गया और हम लोगों ने स्टार्ट करते टाइम ये पॉइंट ए पे था हमारा पार्टिकल। नाउ पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पार्टिकल हमारा पहुंच गया। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी में पहुंच गया। तो लेट से इसके लिए ए से बी तक जाने के लिए ए टू बी टाइम क्या लगा? टाइम इज डेल्टा टी लिया, छोटा सा टाइम इंटरवल लिया। तो उसके लिए एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया डेल्टा थीटा। तो जो एंगल कवर किया फ्रॉम ए टू बी जाने के लिए, तो वो एंगल हो जाएगा आपका डेल्टा थीटा इज योर नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझा क्या है? ए से बी तक गया तो कुछ टाइम लगा, तो विद रिस्पेक्ट टू ओ उसने कितना एंगल कवर किया, हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंड द डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे मिलता है हमें? राइट हैंड थंब रूल। कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है तो हमारा फिंगर उसके डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो हमें बाहर के डायरेक्शन में थंब दिख रहा है। तो जिस डायरेक्शन हमारा थंब होगा उसी डायरेक्शन में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। सिमिलरली हम लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, जैसे लीनियर वेलोसिटी हमने पढ़ा था। लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होने के लिए कितना समय लगा, दैट इज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बार क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन, इट इज नथिंग बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कितना लगा उसको, डेल्टा टी। और अच्छे से और डिस्क्राइब करें तो इट इज नथिंग बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा टी। सो डेल्टा थीटा मतलब इट इज लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यही बन जाता है डी थीटा बाय डी टी, लेबनिज नोटेशन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड हमने पढ़ा था एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा बार। अगेन एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन फिर से राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से दिया जाता है। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा बार, इट इज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, जरा बोल देता हूँ। एक ठीक मिनट है। कर। इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, और लेट्स से एट एनी टाइम इंटरवल टी, किसी एक टाइम पे पार्टिकल जो है एक सर्टेन पोजीशन पे, लेट सपोज ए पे है पार्टिकल। ठीक है, तो देखो हमने पहले एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था, एंड इट इज द इंपॉर्टेंट, सबसे नेसेसरी एक्सीलरेशन है। इसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं, दैट इज रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, रेडियल एक्सीलरेशन हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। क्या होता है? सपोज दैट एक हम लोग रेडियस वेक्टर बना रहे हैं आर बार। आर बार क्या है? रेडियस वेक्टर। डायरेक्शन कहां रहेगा? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, उससे अपोजिट, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस। ठीक है, और रेडियल एक्सीलरेशन हमने क्या पढ़ा था? ए आर बार
इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर बार, लेकिन माइनस साइन था उसमें, दैट इज ए आर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर बार। मतलब माइनस साइन क्या है, नेगेटिव साइन, व्हाट, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, ए बार एंड आर बार आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है, मतलब ये दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, दैट इज ए आर बार का डायरेक्शन कहां रहेगा, टुवर्ड्स द सेंटर। आर बार कहां है, सेंटर से दूर, तो ए आर बार कहां रहेगा, सेंटर की तरफ। ये माइनस साइन है ना, तो ये रेडियल एक्सीलरेशन एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सीलरेशन। इसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सीलरेशन है। कोई भी कंडीशन हो, चाहे यूसीएम रहने दो चाहे नॉन यूसीएम रहने दो, विच एवर में भी द कंडीशन, ये एक्सीलरेशन हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लो कि रेडियल एक्सीलरेशन विल ऑलवेज बी प्रेजेंट वेदर इट इज यूसीएम और इट इज नॉन यूसीएम। ठीक है, नेक्स्ट इज दूसरा एक्सीलरेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखो, हमने एक वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बोला, दूसरा हम लोगों ने एक वेलोसिटी बोला लीनियर वेलोसिटी वी बार। इट इज टेंजेंशियल टू द सर्कल, ऐसा नो, सर्कल को क्या है, टेंजेंशियल है। तो देखो, एक हम लोग कंडीशन लेते हैं, सपोज दैट इफ ओमेगा बार इज कांस्टेंट, अगर ओमेगा बार कांस्टेंट रहेगा तो अल्फा बार का वैल्यू क्या रहेगा, 0। रेस और नो, सिंस अल्फा बार इज इक्वल्स टू डी ओमेगा बार बाय डी टी। गॉट इट। तो ये ओमेगा बार कांस्टेंट हो गया, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो अल्फा बार क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इफ ओमेगा बार इज वेरिएबल, अगर ये एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो क्या होगा, अल्फा बार विल बी प्रेजेंट, अल्फा बार प्रेजेंट रहेगा। तो अल्फा बार प्रेजेंट रहने से क्या हुआ, एंगुलर एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, सपोज दैट हम लोग अगर फैन स्विच ऑन करते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं उसकी स्पीड बढ़ते जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन जो है वो आपको वेलोसिटी में हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। मतलब वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या एक्सीलरेशन होना चाहिए, हम लोग ये पढ़े थे काइनेमेटिक्स में कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो स्पीड बढ़ता है, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो स्पीड कम होता है। तो इसका मतलब क्या है, ये वेलोसिटी आपका बढ़ते जाएगा। अगर हम लोग फैन स्विच ऑन किए तो देखेंगे कि धीरे धीरे एक्सीलरेशन उसका बढ़ते जा रहा है, स्पीड बढ़ते जा रहा है। स्पीड मतलब लीनियर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, मतलब इसके लिए लीनियर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए कोई एक एक्सीलरेशन चाहिए अपने को, तो वो एक्सीलरेशन हो जाएगा आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, ए टी अल्फा बार क्रॉस आर बार। ये हम लोग ने पढ़ा था, ए टी बार इक्वल्स टू अल्फा बार क्रॉस आर बार। ये हो गया हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इसका डायरेक्शन कहां रहेगा, अलोंग द वेलोसिटी, वेलोसिटी के डायरेक्शन में रहेगा। स्पीड बढ़ाना है और स्पीड कम करना है तो अपोजिट वेलोसिटी के डायरेक्शन में उल्टा होगा। नेक्स्ट इज, ये समझ में आया। नेक्स्ट इज एक दूसरा एक्सीलरेशन, ये दोनों का कॉम्बिनेशन। हमारे पास दो कौन सा एक्सीलरेशन है, एक रेडियल, और रेडियल एक्सीलरेशन का एक और नाम है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज ये दोनों का कॉम्बिनेशन, एक रेडियल एक्सीलरेशन का और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कॉम्बिनेशन, दैट इज नेट एक्सीलरेशन। ठीक है, तो नेट एक्सीलरेशन क्या है ये समझते हम लोग। नेट एक्सीलरेशन, ठीक है, तो नेट एक्सीलरेशन क्या रहेगा, यहां पे ध्यान दो सब। वेक्टर एडिशन, दिख रहा है ये वेक्टर, हम दोनों वेक्टर एडिशन लिए तो ये दिख रहा है रिजल्टेंट वेक्टर हमें एक मिल रहा है, ए नेट बार दिख रहा है। ये जो एक्सीलरेशन है ए नेट, नेट एक्सीलरेशन ए नेट बार इज नथिंग बट वेक्टर एडिशन ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस रेडियल एक्सीलरेशन। ठीक है, ये क्या रहेगा, दोनों का वेक्टर एडिशन रहेगा, किसका किसका, रेडियल और टेंजेंशियल। तो हम लोग ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था, उसमें क्या पढ़ा था हमने, दैट इज ए नेट, मतलब या
हम लोगों ने पढ़ा था, याद रहेगा आपको, दैट इज आर इज इक्वल्स टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा ना, वे थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो यहां पे देखो मान लेते हैं ये पी हो गया AT और AR क्यू हो गया, और A नेट तो R है हमारा। तो यहां से मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा हमें, दैट इज A नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर मतलब AT स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर AR स्क्वायर प्लस 2AT AR cos, एंगल क्या दोनों के बीच में, देखो tangent drawn to the circle is always perpendicular to the radius। हेलो हेलो हाँ सर जय बोलिए सर। ना। हाँ सर रेड नहीं दिख रहा। अच्छा ठीक है, दूसरा यूज करता हूँ। जी तो हम लोगों ने क्या आप पढ़ा था, ब्लू यूज करो सर, रेड हाँ दिखेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जी तो टेंजेंशियल और रेडियल एक्सीलरेशन बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो मतलब थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, cos 90 का वैल्यू 0। देखो हमें फाइनली एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, ए नेट इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, बिकॉज ये सब टर्म क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें मिल गया नेट एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। समझ में आया ये एक्सीलरेशन का कॉन्सेप्ट सबको। अगेन रिपीट करता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सीलरेशन है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, बिकॉज इसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और नेगेटिव साइन ये तो हमने एक्सप्लेन किया कि रेडियस वेक्टर के ऑपोजिटली डायरेक्टेड रहेगा, इसलिए इसको नेगेटिव साइन आया। अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया, यह बहुत ध्यान देने वाली चीज है, अगर ओमेगा कांस्टेंट हो गया तो ये कौन सा केस हो जाता है, ये एक केस बन जाएगा यूसीएम का। ओमेगा अगर कांस्टेंट हो गया तो यूसीएम का केस बन जाएगा, और ओमेगा वेरिएबल हो गया तो ये क्या बन जाएगा, नॉन यूसीएम। तो यूसीएम में अल्फा का वैल्यू 0, अल्फा का वैल्यू 0 मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा का वैल्यू 0 हो गया तो मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो गया। अगर ओमेगा वेरिएबल है मतलब ओमेगा चेंज हो रहा है, एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग, तो अल्फा प्रेजेंट रहेगा, बिकॉज अल्फा ही उसको चेंज करता है। तो इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा हमें, जो कि वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो लिख लो फट से, यहां पे वही यूज करेंगे, एफ सी पी बार इक्वल्स व्हाट, एम ए आर बार हो जाएगा, बिकॉज इसके तरफ एक्सीलरेशन कौन सा है, ए आर। तो एफ सी पी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए आर क्या हमने पढ़ा था, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर बार, तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑपोजिटली डायरेक्टेड टू द रेडियस वेक्टर, मतलब रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ है तो सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ रहेगा। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज वन ऑफ द नेसेसरी फोर्स फॉर अ particle to perform circular motion. तो FCP is what? Necessary force for circular motion. ये नहीं है, सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़े, दूसरा हम लोग फोर्स देख रहे कौन सा है, टेंजेंशियल फोर्स FT बार, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो सेम एफ टी बार इज इक्वल्स टू एम ए टी बार ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या दिख रहा है यहाँ पे, एफ टी बार हमें क्या मिलेगा, व्हाट इज ए टी बार, अल्फा बार क्रॉस आर बार। समझ में आया ये। तो दो एक्सीलरेशन पढ़ा तो हमने दो फोर्स पढ़ा, अब चाहिए तो इसका आप नेट फोर्स भी बना सकते हो, दोनों का वेक्टर एडिशन। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंशियल फोर्स कब आएगा, जब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा कब, जब अल्फा प्रेजेंट होगा ना, मतलब ये सिर्फ किस केस में आएगा, इट विल ऑकर ओनली इन नॉन यूसीएम, इट विल ऑकर ओनली इन नॉन यूसीएम के केस में। अगर यूसीएम है तो ये 0। इन केस ऑफ यूसीएम, मैं यहां पे लिख देता हूं चाहिए तो, in case of UCM, in case of UCM क्या रहेगा, FT बार इज इक्वल्स टू
जीरो ना, 80 वैल्यू 80 रहेगा ही नहीं, 80 जीरो रहेगा तो एफ टी बार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम समझ गए, तो इजी था। लेकिन अब बात करते हैं कि भाई हमने, सर आपने बोला एक फोर्स है जो कि पार्टिकल को सेंटर सेंटर की तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? अभी सपोज दैट अर्थ है, अर्थ के अराउंड मून ऐसा पूरा सर्कुलर मोशन में घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ठीक है। तो सीधी सी बात होता है, हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया है? ग्रेविटेशनल फोर्स ने। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है, तो समवन हैज टू प्रोवाइड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको प्रोवाइड किया है। तो इसका मतलब अगर फोर्स है तो वो खींचना चाहिए उसकी तरफ। तो इसका मतलब मून जो है वो अर्थ के पास आके अर्थ को कोलाइड करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। क्या है कि अगेन मैं बोलता हूं कि हमने बोला कि एक फोर्स है, फोर्स मतलब हम लोग समझते हैं कि भाई एक्सीलरेशन है, पार्टिकल मूव करना चाहिए फोर्स के डायरेक्शन में, तो नॉर्मल कॉमन थिंकिंग है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स एक अलग फोर्स है। वो क्या करता है? वो पार्टिकल को खींचता नहीं है। जैसे कि हमने बोला है कि अर्थ और मून के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ ने मून अर्थ की तरफ आ जाता है क्या? नहीं, मून अपने ही ऑर्बिट में रहता है। बट सेंट्रीपिटल फोर्स का काम क्या है? सिर्फ उसको अपने पाथ में बनाए रखना, मतलब वो ऑब्जेक्ट को पकड़ के रखने का। वो ऑब्जेक्ट को खींचता नहीं है। क्यों नहीं खींच पाता है? उसका रीजन हम समझते हैं। तो देखो, कोई भी फोर्स एक्ट या कोई भी फोर्स का असर तब होता है या उसके डायरेक्शन में चीजें तब मूव करती है जब उसके वजह से कोई वर्क हुआ हो। तो देखते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट जब हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं तो देखो, ये पार्टिकल यहां से स्टार्ट करके पूरा घूम के फिर से वही पाथ पे आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। यस और नो? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? इन सर्कुलर मोशन या इन वन कंप्लीट साइकिल, डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा? जीरो, वर्क विल बी जीरो। मतलब क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट परफॉर्म एनी वर्क, और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। देयरफॉर ये पार्टिकल को खींच नहीं सकता, सिर्फ पार्टिकल को पकड़ के रख सकता है। समझ में आया डिफरेंस? सेंट्रीपिटल फोर्स करता क्या है? वो पार्टिकल को सिर्फ पकड़ के रखता है, वो खींचता नहीं है अपनी तरफ। भले वो फोर्स है लेकिन वो खींचेगा नहीं, सिर्फ वो पकड़ के रखेगा। क्यों? क्योंकि उसके कारण वर्क डन जीरो है। वर्क जीरो हो गया तो पावर भी डिलीवर्ड जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हम पढ़ेंगे पावर डिलीवर्ड इन यूसीएम। यूसीएम में फिर पावर कौन डिलीवर करता है? पावर डिलीवर्ड इन यूसीएम या पावर डिलीवर्ड इन सर्कुलर मोशन। पावर डिलीवर्ड इन सर्कुलर मोशन। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। यस और नो? लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क नहीं कर रहा है। टेंजेंशियल फोर्स देखो, तो मतलब पावर क्या लिखेंगे? वर्क डन, टेंजेंशियल फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो P इज इक्वल्स टू एफ टी इंटू वी। ये बन गया आपका पावर डिलीवर्ड इन सर्कुलर मोशन, दैट इज टेंजेंशियल फोर्स इनटू लीनियर वेलोसिटी। ये क्लियर है? इसमें किसी का डाउट है? इसमें किसी का डाउट है क्या? नो सर। नो सर। समझा ना? तो ठीक है, लिख लो। समझ में आया क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये समझते हैं फोर्स का ओरिजिन क्या है, वो फोर्स आया कहां से, वो हमको समझना है। तो एक थॉट एक्सपेरिमेंट, ऐसे एक्सपेरिमेंट एक करते हैं। सपोज दैट एक हम लोग ने क्या ड्रम जैसा लिया, बड़ा सा,
ठीक है, एक हम लोगों ने ड्रम जैसा लिया और उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, ये ड्रम है ना अबाउट दिस एक्सिस ये रोटेट कर सकता है, ये जो ड्रम है अबाउट वर्टिकल एक्सिस घूम सकता है, ऐसा गोल 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 घूम सकता है, ठीक है। अभी इसके अंदर हमने क्या किया, एक मास रखा m, सपोज दैट इसके अंदर हम लोगों ने एक मास रखा m, हैवी मास रखा m, ठीक है, और साथ ही साथ अंदर एक आदमी को भी रख दिया, ठीक है, और एक आदमी बाहर से खड़ा होकर देख रहा है। सपोज दैट एक ऑब्जर्वर ए है बाहर, ऑब्जर्वर बी अंदर है, ठीक है। तो देखो हम अब दोनों के रेफरेंस में अभी ये मूव कर रहा है, गोल घूम रहा है, ठीक है, तो बेसिकली ये एक एक्सीलरेटेड मोशन है, सर्कुलर मोशन वो एक एक्सीलरेटेड मोशन है कि नहीं, यस और नो, पहले ये बताओ एनीवन, सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है या नहीं है? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है या नहीं है? हाँ इट सर है। हाँ है ना, क्यों है? हाँ कोई एक बोलेगा क्यों है? एंजल, सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि इधर ध्यान दो, अभी ध्यान से सुनो सब लोग, क्योंकि यहां पे एक रेडियल एक्सीलरेशन ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, उसके बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल है ही नहीं। रेडियल एक्सीलरेशन प्रेजेंट रहेगा मतलब एक्सीलरेशन प्रेजेंट है कि नहीं है, है ना, तो इसलिए एक्सीलरेटेड मोशन हो गया, ठीक है। लेकिन इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गोल घूम रहा है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन है ये थोड़ा टाइप में, कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से गोल घूम रहा है लेकिन ये एक्सीलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो बेसिकली ये समझो आप, अभी हम लोग ऑब्जर्वर ए बाहर ग्राउंड पे है, मतलब ऑब्जर्वर ए जो है वो इनर्शियल फ्रेम है, ए एंड बी क्या है भाई, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। ऑब्जर्वर ए जो है ये कहां पे है, इनर्शियल फ्रेम में है, ऑब्जर्वर ए कहां है, इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। और ऑब्जर्वर बी कहां है, इनसाइड दी ये सिलेंडर या जो भी बोलो वेसल, ठीक है। तो पहला हम लोग ऑब्जर्वर ए के हिसाब से मास एम को देखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जर्वर ए क्या देखेगा, तो पहला हम लोग लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, ऑब्जर्वर ए के हिसाब से। तो देखो ऑब्जर्वर ए क्या देखेगा, ये एक मास m है, ठीक है, तो इसका वेट mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन n ऊपर के डायरेक्शन में आएगा। चाहिए तो यहां पे ब्लॉक बना देता हूं डायग्राम, देखो ये क्या हो जाएगा, m वेट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, mg वर्टिकली डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन n है, ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और ये जो सरफेस पे रखा है फ्रिक्शन वाला सरफेस होगा, बट ऑब्वियस मतलब सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शन होगा कि नहीं, फ्रिक्शनल फोर्स Fs, ठीक है। तो हम लोग ने फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, याद है होगा तो याद होगा क्या, Fs इज इक्वल्स टू म्यू एस, याद है फ्रिक्शनल फोर्स Fs इक्वल्स टू, पढ़ा था। फ्रिक्शनल फोर्स कहां से, कोई ये है फोर्स बिटवीन ऑब्जर्वर, sorry, between mass and the surface of vessel. Fs is what? Frictional force between what? Mass and surface, ठीक है। तो यहां से एक चीज नोट डाउन करो, अभी देखो ऑब्जर्वर ए के रेफरेंस में मास m गोल घूम रहा है, अरे ऐसा नो, तो गोल घूम रहा है तो समवन हैज टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स मास m को, तो यहां पे कौन प्रोवाइड किया है, फ्रिक्शनल फोर्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, Fs इज इक्वल्स टू व्हाट, Fcp, और Fc का फॉर्मूला हमने पढ़ा था m ओमेगा स्क्वायर r, ये हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स मास m के लिए। अरे ऐसा नो, क्लियर है, ये समझ में आया सबको?
एनीवन, एनी डाउट इन दिस? सबको समझा ये? फ्रिक्शनल फोर्स कौन प्रोवाइड किया यहाँ पे? सॉरी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड किया? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये गोल घूम रहा है, ठीक है। नाउ ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए, जो कि इनर्शियल फ्रेम में है। अब हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी। ऑब्जर्वर बी क्या देख रहा है? विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी, तो अभी देखो ऑब्जर्वर बी साथ में, इसके मास के साथ में दोनों गोल घूम रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ऑब्जर्वर बी जो है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कुछ नहीं जानना है, बिकॉज वो खुद उसके अंदर है। जब हम बाहर से देखते हैं तब हम बोलते हैं हाँ भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, क्या प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन जब हम खुद मास के, हम लोग खुद वो सिस्टम के अंदर है, हम लोग खुद नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, हम जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर बी क्या देखेगा कि मास m है, तो चलो मास m के लिए, उसके लिए ये दोनों पोर्शन तो सेम रहेगा कि भाई वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे को बैलेंस करे, बट इसके रेफरेंस में भी इसको फ्रिक्शनल फोर्स मिलेगा कि नहीं? अरे यस और नो? ऑब्जर्वर बी के रेफरेंस में भी फ्रिक्शनल फोर्स मिलने वाला है कि नहीं, पहले ये बताओ। समझा सबको? तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी हम देखेंगे क्या, ये मास हो गया, ठीक है, ये वेट mg हो गया, ये नॉर्मल रिएक्शन n हो गया। ऑब्जर्व बी के रेफरेंस में भी फ्रिक्शनल फोर्स मिलने वाला है fs। लेकिन अब ऑब्जर्व बी क्या बोलेगा, भाई इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स fs एक्ट कर रहा है, तो मास देखो सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं खींच सकता, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो खींच सकता है कि नहीं? अरे ऐसा और नो? फ्रिक्शनल फोर्स इसको बोलेगा भाई ये तो ये डायरेक्शन में पुल होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, बिकॉज एक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है ये डायरेक्शन में ना इसको। तो ऑब्जर्वर बी क्या देखेगा कि भाई इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है और ये मास रेस्ट पे है। ये समझा क्या मैं क्या बोला? ये स्टेटमेंट समझा क्या? ऑब्जर्वर बी क्या बोलेगा कि भाई इसको फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी मास रेस्ट पे है। इसके हिसाब से ये मास मूव करना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, ये मास टुवर्ड्स द सेंटर आना चाहिए, लेकिन मास वहीं का वहीं रह रहा है। तो ऑब्जर्वर बी को क्या करना चाहिए टू जस्टिफाई कि ये ऑब्जर्वर, ये मास m रेस्ट पे है? एनीवन? एनीवन? किसी को कोई बोल सकता है? ऑब्जर्वर बी मास m के हिसाब से, ऑब्जर्वर बी के हिसाब से मास m पे एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि उसको पुल करना चाहिए टुवर्ड्स द सेंटर, बट वो रेस्ट पे है। तो ऑब्जर्वर बी को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये रेस्ट पे, बिकॉज वो देख रहा है कि वो रेस्ट पे, मतलब हम लोग सब लोग ऐसा एज्यूम करो कि हम लोग है, सब लोग ड्रम में बैठे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि वो रेस्ट पे है, तो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए क्या बोलेंगे कि ये क्यों रेस्ट पे, लेकिन हमें पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, उसको टुवर्ड्स द सेंटर खींच सकता है फ्रिक्शनल फोर्स उसको, बट वो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं खींच रहा है उसको। ऑब्जर्वर m रेस्ट, वो मास m जो है रेस्ट पे है, तो हम लोग क्या बोले, या ऑब्जर्वर बी क्या बोलेगा जस्टिफाई करने के लिए रेस्ट पे? हम लोग कब बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? सपोज दैट ये एक मार्कर है, अगर मैं इसको यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा, ठीक है। ये एक मार्कर है, ये अगर मैं इसके यहां पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो ये डायरेक्शन में मूव करना चालू करेगा। बट अगर मैं दोनों डायरेक्शन सेम फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये मार्कर कहीं पे भी नहीं मूव करेगा, ये वहीं का वहीं रहेगा। समझ में आया क्या? मार्कर वहीं रहेगा। इसका मतलब मास m जो है उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्शन है, तो लेकिन मास ये डायरेक्शन जा नहीं रहा है। इसका मतलब इसको बैलेंस करने के लिए, फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करने के लिए एक दूसरा फोर्स हमको लेना पड़ेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम जितना फ्रिक्शनल फोर्स का है। समझ आया? जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम जितना फ्रिक्शनल फोर्स का है, और वो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना चाहिए। इसका मतलब इट शुड एक्ट ऑपोजिटली डायरेक्शन टू द फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया क्या? तो फ्रिक्शनल फोर्स का ये फोर्स क्या कर देगा? बैलेंस करेगा। अरे सर नो? और ये फोर्स कितना रहेगा? ये फोर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड है फ्रिक्शनल फोर्स को, तो क्या मैं लिख सकता हूं FCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो समझ में आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से? FCF इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ आया? तो ये ऑपोजिट डायरेक्टेड रहेगा। क्यों? बिकॉज
ऑब्जर्वर बी के रेफरेंस से मास एम रेस्ट पे होना चाहिए, वो देख रहा है मास एम रेस्ट पे, लेकिन उसको पता है कि एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि इसको टुवर्ड्स द सेंटर पुल कर रहा है, लेकिन वो मूव नहीं हो रहा। इसका मतलब एक दूसरा फोर्स है जो कि उसको बैलेंस कर रहा है, जो कि उसको काउंटर कर रहा है वो फोर्स को, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज डायरेक्टेड अवे। लेकिन बी खुद से डाला ये फोर्स, उसको भी इसका ओरिजिन नहीं पता कि ये फोर्स कहां से आया, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज स्यूडो फोर्स, समझा। इसलिए हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्यूडो फोर्स है, उसका ओरिजिन नहीं पता, बिकॉज ऑब्जर्व बी को भी नहीं पता कि ये ओरिजिन कहां से, जस्ट वो सिचुएशन को बोलते हैं ना फिजिक्स के हिसाब से उसको ये करने के लिए, मतलब लॉ अप्लाई करने के लिए फिजिक्स का, कि वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होना चाहिए, उसके लिए हम कैसे बोलेंगे, तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि एक फोर्स है जो कि उसको रेस्ट पे बनाए रखा है, और वो फोर्स का ओरिजिन नहीं पता है, दैट इज नथिंग बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। इवन आप ऐसे भी देख सकते हो, एक ब्लॉक है उसके ऊपर हमने दूसरा ब्लॉक रखा, अगर वो एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा, अगर हमने नीचे वाला ब्लॉक को मूव किया तो हम देखते हैं ऊपर वाले ब्लॉक को अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर वाले ब्लॉक को फोर्स कहां से आया, हमने तो नीचे वाले ब्लॉक को फोर्स अप्लाई किया था ना, तो वो फोर्स होता है सूडो फोर्स, समझ आया क्या। तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यहां पे देखो, टू जस्टिफाई द सिचुएशन, यहां पे हमको सिचुएशन जस्टिफाई करना है ना, कि हाँ भाई ये मास एम रेस्ट पे है, इसलिए हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ऐड किया, या ऑब्जर्वर बी ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को डाला। अदरवाइज अगर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं डालेगा तो ऑब्जर्वर बी के हिसाब से ये इधर घूमना चाहिए, ये मूव होना चाहिए। तो यही डिफरेंस है। देखो, तो जब हम इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं ए से, तो कहीं पे भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम बी के फ्रेम से देखेंगे तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए रहेगा, दैट इज अगर हम सर्कुलर मोशन, तो इसलिए समझ में आएगा जब हम बस में होते हैं, जब बस, क्योंकि हम अब बस के अंदर है, अभी जो बस के बाहर रोड पे खड़ा है वो थोड़ी ना देखेगा, वो थोड़ी ना उसको ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ी ना एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बस के अंदर बैठते हैं और बस टर्न लेता है तो हम बाहर के डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब हम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा व्हेन वी आर इन द सिस्टम। समझ में आया क्या। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस बराबर योर फ्रिक्शनल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, इज माइनस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा ना, या वेक्टर लेंगे तो, या मैग्नीट्यूड का अगर बात करेंगे तो दोनों सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। तो सेंट्री फ्रिक्शनल फोर्स हमने क्या लिखा था, एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, देखो फ्रिक्शनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, अरे सर नो, फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर। तो इसका मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम दोनों लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड इज सेम, बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट ना। सेंट्रीपिटल फोर्स इज माइनस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ऑपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं। ये समझ में आया, एनी डाउट इन दिस, किसी को डाउट है, नो क्लियर सबको, सबको मैं पूछ रहा हूं भाई, सब सो रहे हैं क्या, क्या एक सिस्टम लिया, ड्रम है, ड्रम के अंदर एक मास एम रख दिया, एक ऑब्जर्वर बी है साथ में, और ऑब्जर्वर ए बाहर से वो सिस्टम को देख रहा है, ठीक है। वो मास एम को ही आप दोनों देख रहे हैं, तो मास ए जो है वो ग्राउंड पे है, ये इनर्शियल फ्रेम में है, ठीक है। तो ए के रेफरेंस से हमने क्या देखा कि भाई वेट mg नीचे है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर है, और फ्रिक्शनल फोर्स ये क्या करेगा, अभी ये रफ सरफेस है तो बट ऑब्वियस फ्रिक्शनल फोर्स हर एक रेफरेंस में दिखेगा, तो बोलेगा फ्रिक्शनल फोर्स ये डायरेक्शन में है, लेकिन ये इसको पता है कि ये गोल घूम रहा है, तो समवन हैज टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहां पे बोलेगा फ्रिक्शनल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। बट जब ऑब्जर्वर बी की हम बात करेंगे तो ऑब्जर्वर भी खुद सिस्टम के अंदर है, तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स से कोई संबंध नहीं बनता। सेंट्रीपिटल फोर्स कब आता है, जब हम सिस्टम के बाहर से बात करते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसका पता नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली ये बोलेगा कि एक फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो मास को ये डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब मास शुड मूव इन डायरेक्शन ऑफ द, मास शुड मूव इन डायरेक्शन ऑफ द टुवर्ड्स द सेंटर, मास m
टुवर्ड्स द सेंटर आना चाहिए ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, बट वो आ नहीं रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, वो वहीं पे रुका है। तो उसको जस्टिफाई करना है, उसको बताना है वहीं पे रुका है। इसका मतलब क्या है कि जब ये अंदर की तरफ आ रहा है तो उसको कोई एक फोर्स जो है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन उसको बैलेंस भी कर रहा है। तो वो फोर्स हो गया आपका फ्रिक्शनल सॉरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑपोजिटली डायरेक्टेड है टू द फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया क्या? मैं फिर से बोलता हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स अंदर के डायरेक्शन में है, तो ऑब्जर्व बी के रेफरेंस से बोलेगा कि भाई ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको अंदर खींच रहा है। अरे ऐसा नो, बट ऐसा हो नहीं रहा है, मास रेस्ट पे है, तो उसको प्रूव करना है, उसको जस्टिफाई करना है कि मास टाइम रेस्ट पे है। तो इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई एक दूसरा फोर्स है, उसको खुद डालना पड़ेगा, उसको खुद से डालना पड़ेगा। भले उसको उसका ओरिजिन नहीं पता है, बट वो मास रेस्ट पे है ना, तो उसका ओरिजिन उसको नहीं पता है, लेकिन फिर भी उसको डालना पड़ेगा। बोलेगा कि भाई FCF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको एक ऑपोजिट डायरेक्शन जो कि बैलेंस कर रहा है किसको, फ्रिक्शनल फोर्स को। समझ में आया? मैं वही एग्जांपल दिया कि भाई फोर्स अप्लाई किया, ये मूव किया, लेकिन जब दोनों साइड से फोर्स रहेगा तो मूव नहीं करेगा, ये रेस्ट पे रहेगा। तो मास एम रेस्ट पे ही है, तो बोलेगा भाई सेंट्री अपना ये फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से मास टुवर्ड्स द सेंटर जाना चाहिए, बट नहीं जा रहा है। इसका मतलब इसको कोई दूसरा फोर्स बैलेंस कर रहा है। तो उसने कौन सा फोर्स बोला, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r। एंड ये तो बताया बस कि मैग्नीट्यूड दोनों का, सेंट्रीपिटल का सेंट्रीफ्यूगल का सेम रहेगा, इन डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। समझ आया क्या? अभी समझा साक्षी? Yes, sir. अगेन सपोज दैट एक ड्रम दिया मैंने, ठीक है, एक ड्रम दिया जिसका एक नीचे ऐसे एक बेस है, ठीक है, और ये ड्रम जो है ये सर्कुलर मोशन में गोल घूम रहा है। और मान लो इसके अंदर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, लाइक दिस, ऐसा एक ऑब्जर्वर खड़ा है, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी, what should be the minimum angular velocity such that this observer does not fall if the base is removed? समझा क्वेश्चन स्टूडेंट्स? समझा क्वेश्चन क्या है? रिपीट करो एक बार फिर से। यस सर, Sir, रिपीट। repeat. देखो एक ड्रम है, ड्रम के अंदर एक ऑब्जर्वर है और उसका बेस है, ठीक है, बेस पे ऑब्जर्वर खड़ा है, और ये ड्रम क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। ड्रम क्या कर रहा है, गोल घूम रहा है। तो कितना इसका एंगुलर वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है, इसका एंगुलर वेलोसिटी बोलो, इसका सपोज दैट इसका टाइम पीरियड, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन सच दैट ऑब्जर्वर या पर्सन, सच दैट जो पर्सन अंदर खड़ा है, सच दैट पर्सन इनसाइड ड्रम शुड नॉट फॉल ऑन रिमूवल ऑफ बेस। समझा क्वेश्चन? समझा क्या? हाँ हाँ, तो चलो बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होना चाहिए कि गिरना नहीं चाहिए। 2 मिनट का टाइम देता हूं, चलो बताओ फटाक से, 2 मिनट का टाइम लो, मुझे बताओ।
और ऐसा एज्यूम करो, लेट म्यू एस, एक चीज लिख लो, लेट म्यू एस बी द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द पर्सन. Let mu s be the coefficient of static friction between the wall and the person. हो गया लिखा? आया? आया किसी को? अरे यस नो कुछ तो बोलो. आएगा किसी को? आया? आया किसी को? नहीं सर. देखो अच्छा ठीक है, इधर ध्यान दो अभी. तो चलो समझते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको. सपोज दैट ये ड्रम है, ठीक है, और यहां पे एक ऑब्जर्वर है ऐसा, ठीक है. तो जब ये गोल घूमेगा तो देखो हमें कंडीशन क्या चाहिए कि भाई ये यहीं पे चिपका रहना चाहिए. अगर ये बेस निकाल दिया, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो इसके बैक और दीवार के बीच फ्रिक्शनल फोर्स है एफ एस शुड बैलेंस द वेट एम जी. समझ में आया? जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस है शुड बैलेंस द वेट एम जी. और देखो इसका मतलब क्या है, इसको नॉर्मल रिएक्शन एन मिलेगा वॉल से, तो उतना नॉर्मल रिएक्शन मिलना चाहिए जितना इसके पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा इसके पास? एम ओमेगा स्क्वायर आर. लेट से आर अगर इसका रेडियस मान लो तो एम ओमेगा स्क्वायर आर इसका हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. समझ में आया? और वो आपका बन जाएगा नॉर्मल रिएक्शन के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है. और फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी. बट एफ एस क्या आएगा? हमने क्या पढ़ा है? बट एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एस एन. एफ एस क्या होता है? म्यू एस एन ना. तो हमें क्या मिल जाएगा? म्यू एस एन इज इक्वल्स टू एम जी. एन क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर आर. तो म्यू एस एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू एम जी एम एम. कैंसल हो गया. तो क्या बना? म्यू एस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू जी, या ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन म्यू एस आर. और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज जी अपॉन म्यू एस आर. तो टाइम पीरियड क्या बन जाएगा? टी इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई अंडर रूट म्यू एस आर बाय. समझा किसी? कोई डाउट? हाँ. Why banking of road is necessary? इसकी जरूरत क्या है? तो देखो पहला चीज ये समझते हैं. मान लो एक अनबैंक्ड रोड है, ठीक है. एक ऐसा अनबैंक्ड रोड लिया हमने, लाइक दिस कर्व्ड अनबैंक्ड रोड, ठीक है.
और ये मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, तो मान लो गाड़ी है, दिख नहीं रहा, मान लो से गाड़ी है एक, ठीक है, गाड़ी गोल घूम रही है, तो अगर हम बाहर के रेफरेंस से देखेंगे, बाहर के रेफरेंस से क्या होगा, इसको कोई ना कोई तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना चाहिए ना। तो देखते क्या होता है, ठीक है, तो इसका सामने से वर्जन बनाते हैं, सामने से, ठीक है, तो ऐसा जूम करते हैं, ऐसा बस हो गया, मान लो ये बस है, ठीक है, गॉट इट, और ये उसका टायर है, ठीक है, एंड दिस इज द रोड, ये रोड है, एक सेकंड, ये रोड है। तब देखो होता क्या है, फोर्सेस देखते क्या क्या है, वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड, और इसको नॉर्मल रिएक्शन n मिलेगा। बेसिकली दोनों टायर पे अलग अलग रिएक्शन होता है, बट फिर भी ऐसा मान लेते हैं कि इसको नॉर्मल रिएक्शन n मिला, इसको एक फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा बिटवीन रोड एंड टायर ना, और क्या होगा, होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, यस और नो। तो देखते फोर्सेस कौन कौन से है भाई, पहले एफएस क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड एंड टायर, एफसीपी इज व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसीपी सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ में आया क्या। तो देखो यहां पे हम देख ही रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन, तो लिख सकते हैं क्या, एफ एस इज इक्वल्स टू व्हाट, एफ सी पी, बट एफ एस क्या होता है, हमने पढ़ा था म्यू एस एन, एंड एफ सी पी क्या रहेगा, व्हाट इज एफ सी पी, सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर ना, बट नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल्स टू व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन n किसके बराबर है, mg, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू एस mg इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, mm गया तो v क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो ये एक वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला मिला, ये हमें क्या मिला, एक वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये कौन सा वेलोसिटी है, द वेलोसिटी विथ विच द पार्टिकल द मास या व्हीकल इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन अराउंड द कर्व पाथ, मतलब ये सेफ वेलोसिटी है, समझे कि ऑब्जेक्ट का मैक्स से मैक्स इतना ही वेलोसिटी होना चाहिए, इससे ज्यादा वेलोसिटी रहेगा तो फिर वो घूमेगा नहीं, सीधा बाहर निकल जाएगा, समझ में आएगा। तो ये मैक्स एंड सेफेस्ट वेलोसिटी, तो भाई ये देख के मुझे बैंकिंग क्यों नेसेसरी है वो समझा नहीं, तो वो समझाता हूं मैं। देखो बैंकिंग क्यों नेसेसरी है, अभी वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो रेडियस है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, म्यू एस इज व्हाट, म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर, म्यू एस इज coefficient of static friction between road and tire, ठीक है। तो देखो क्या है सीन, एक बार रोड बन गया तो रेडियस फिक्स रहेगा, उसका रेडियस तो बदलेगा नहीं, जैसा आज रोड का रेडियस अलग है, कल रोड का रेडियस अलग हो जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो एक बार रोड बन गया उसका रेडियस फिक्स है, बट ऑब्वियस वो अर्थ पे ही बना है रोड ना, तो वहां पे जी का वैल्यू हम कांस्टेंट मान सकते हैं कि भाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो आर और जी ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होंगे रोड के लिए। लेकिन म्यू एस जो है ये क्लाइमेट के हिसाब से चेंज होते रहता है। सपोज दैट रोड अगर मान लो गर्मी के मौसम में बनाया, म्यू एस का वैल्यू ज्यादा था तो उन्होंने स्पीड लिमिट लगा दिया 60 किलोमीटर पर आवर का, कि यार 60 किलोमीटर पर आवर पे आप रोड को टर्न ले सकते हो, कब, म्यू एस का वैल्यू जब ज्यादा है, कभी गर्मी में। लेकिन मान लो बर्फ पड़ा या बारिश हुई, ठीक है, तो रोड के ऊपर एक पानी का लेयर या तो आइस का लेयर जम जाएगा, तो म्यू एस का वैल्यू कम हो जाएगा,
तो उसके हिसाब से वेलोसिटी भी कम हो जानी चाहिए ना। समझ में आ रहा है क्या? म्यूएस का वैल्यू जैसा चेंज होगा वैसे वेलोसिटी बदलनी चाहिए। बट होगा क्या, वहां पे स्पीड लिमिट तो लगा है 60 का, अगर मान लो कोई गाड़ी 60 पे लेकर गया तो कभी टर्न ले ही नहीं पाएगा, सीधा निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो टर्न ले ही नहीं पाएगा। एनीवन, एनी डाउट इन दिस? किसी को डाउट है क्या? नो सर। समझा क्या? म्यूएस का वैल्यू जो है वो चेंज होगा तो वेलोसिटी शुड आल्सो चेंज। तो जिसके वजह से अगर मान लो रोड अगर अनबैंक्ड है तो वहां पे वेलोसिटी कंटिन्यूस उसका चेंज होना चाहिए। अगर कोई स्पीड में टर्न लिया तो हो सकता है गाड़ी पलट जाए या तो सीधा ही बाहर निकल जाए। तो उसके लिए अलग अलग कंडीशन है। तो इसीलिए ये म्यूएस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो खतरनाक चीज है। तो म्यूएस से हमें इंडिपेंडेंट करना है, इट शुड नॉट डिपेंड ऑन म्यूएस। तो म्यूएस से इंडिपेंडेंट करने के लिए हम रोड को क्या करते हैं, बैंक करते हैं। देयरफॉर यहां पे हम लोग एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख सकते हैं, द मैक्सिमम सेफ वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन म्यूएस ना, which changes due to change in weather or climate, and this could cause a fatal accident. समझ में आया क्या? ऐसा और नो? समझे सबको? यस सर। एनी डाउट इन दिस? सर नो। ठीक है, चलो लिख लो फटाक से।